गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन ग्रुप E1 के लिए। डी फार्मा के स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा ध्यान से यह वीडियो देखें। अनुवांशिकता से काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे गए हैं और बराबर पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग पूरे मनोयोग के साथ वीडियो देखिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कम से कम 5 ग्रुपों में। यह आपका थैंक यू होगा। आप लोगों को विशेष महत्वपूर्ण आवश्यक सूचना बता दें कि सूचना यह है कि यदि किसी को PDF प्राप्त करना है, पेड PDF, तो मात्र 20 रुपये का आप लोग PDF फ़ोनपे या गूगल पे अकाउंट नंबर के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रोवाइड करवा दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, जिसके माध्यम से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, प्रथम क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का प्रथम क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोशिका एवं आनुवंशिकता से संबंधित यह प्रश्न है। चैप्टर का नाम है निम्नलिखित में से ध्यान दीजिएगा कौन सी आनुवांशिक रूप से परिष्कृत सब्जी हाल ही में भारतीय बाजार में उपलब्ध कर दी गई है। अभी हाल ही में इसका परिष्कृत किया गया इस सब्जी का। नंबर 1 ऑप्शन गाजर, दूसरा ऑप्शन है मूली, सी ऑप्शन है बैगन, डी ऑप्शन है आलू। 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूं, आप लोग सोच के कमेंट कर सकते हैं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें बैगन। बैगन को अभी हाल ही में आनुवांशिक रूप से परिष्कृत किया गया और भारतीय बाजार में इस समय इसे उपलब्ध करा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, इसकी अनुमति भारत सरकार ने दे दिया है। नेक्स्ट, फर्न की स्त्री धाने में कितनी ग्रीव नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फर्न की स्त्री धाने में कितनी ग्रीव नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन सही होगा 1, अर्थात फर्न की स्त्रीधारी में एक ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। नोट कर लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती हैं? ए ऑप्शन है जंतु, बी ऑप्शन बैक्टीरिया, सी ऑप्शन पंजाई या कवक, डी ऑप्शन है पौधे। तो ध्यान दीजिएगा, 5 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ, आप लोग नोटिस करके बताइए सेलुलोज भित्त किसके सेलों में पाई जाती हैं? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसकी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, बात सुनिएगा। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली जो है अतिरिक्त एक अन्य परत होती है। कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को मैं एक बार मैं फिर से इस व्याख्या को मैं फिर से रिवाइज करके बता रहा हूँ। पेड़ पौधों की कोशिकाओं में क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है, साथ ही साथ इसके अतिरिक्त एक अन्य परत होती है जिसे कोशिका भित्त भी कहते हैं। अर्थात कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्त का संबंध किससे है? पेड़ पौधों से है। प्रश्न इस तरीके से भी घुमा सकता है। पादप कोशिका भित्त सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? सेलुलोज किसकी? लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेलुलोज लिखा है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन कोशिका भित्त और न्यूक्लियस में, बी ऑप्शन न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट में, सी ऑप्शन अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला में, डी ऑप्शन कोशिका कला और कोशिका भित्त में। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उत्तर बताइए सभी लोग, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। सभी लोग उत्तर बताएं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें सी, अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। संरचनाओं में कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो आप लोग नोट कीजिएगा। तो इसका मैं बता रहा हूँ इसके विषय में, ध्यान से सुनिएगा। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। पौधों में विकसित कितनी स्तरीय जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है? त्रिस्तरीय। इसको नोट कीजिएगा। जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। प्रश्न ये भी उठ सकता है, कोशिका भित्ति क्या जंतुओं में पाई जाती है? तो नहीं, केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। जंतुओं में क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक का भी अभाव होता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसे कहते हैं का भी अभाव होता है। अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला दोनों में पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है? अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला किस में पाया जाता है? जंतुओं और पौधों, पेड़ पौधों दोनों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंतर्द्रव्यी जालिका और कोशिका कला दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, शीत संवेदी पादपों के झिल्ली के लिपिड में क्या होता है? नंबर 1, कम अनुपात में संतृप्त वसा अम्ल। बी ऑप्शन है कम अनुपात में, ध्यान दीजिएगा, कम अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल है। सी ऑप्शन है समान अनुपात में संतृप्त या असंतृप्त वसा अम्ल। डी ऑप्शन उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा। सी संवेदी पादपों के झिल्ली में लिपिड क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका सही होगा, उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। तो ध्यान दीजिएगा, सी संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल पाया जाता है। इसमें यह ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ग्लिसरॉल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट, स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? ये क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका पहला ऑप्शन बहिःप्रजनन, बी ऑप्शन अंतःप्रजनन, सी ऑप्शन विरल प्रजनन, डी ऑप्शन अतिप्रजनन। स्वपरागण की बात हो रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सभी लोग। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःप्रजनन बी ऑप्शन जिनका सही हो वो बधाई के पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें यदि किसी पुष्प में परागण उसी पराग के द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन होता है। स्वपरागण का परिणाम क्या होता है? अंतःप्रजनन होता है। नेक्स्ट, नारियल का पानी होता है, किस तरीके से होता है? नंबर 1, तरल, ध्यान दीजिएगा, तरल बीजांड का। बी ऑप्शन तरल मध्यभित्ति, सी ऑप्शन तरल एंडोकार्प, डी ऑप्शन विकृत तरल एंडोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन विकृत तरल एंडोस्पर्म। नारियल का पानी विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। नेक्स्ट, नारियल जटा या कायर जिसे कहते हैं प्राप्त की जाती है किससे? ए ऑप्शन है क्रोटालेरिया जेनेसिया से, बी ऑप्शन है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस से, सी ऑप्शन कोकोस न्यूसिफेरा से, डी ऑप्शन है गैसीपियम आर्बोरियम से।
क्वेश्चन नंबर 8, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा कोकोस न्यूसीफेरा से, सी ऑप्शन। जिनका सी ऑप्शन वो बधाई के पात्र हैं, कोकोस न्यूसीफेरा से। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नारियल जटा या कायर नारियल से प्राप्त होता है। नारियल का वैज्ञानिक नाम कोकोस न्यूसीफेरा है, कोकोस न्यूसीफेरा। नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोकोस न्यूसीफेरा, इसीलिए उसके वैज्ञानिक के नाम इसमें दिए गए हैं, इसलिए कोकोस न्यूसीफेरा। नारियल जटा प्राप्त की जाती है किससे? कोकोस न्यूसीफेरा से। नेक्स्ट, जंतु परागण का आशय क्या है? नंबर 1 पत्तियों का उत्पादन, बी ऑप्शन फूलों का उत्पादन, सी ऑप्शन आंधी द्वारा परागण, डी ऑप्शन है जंतुओं द्वारा परागण। ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जतु परागण का आशय यहाँ होगा, जंतु नहीं, जतु परागण का आशय। नंबर 1 पत्तियों का उत्पादन, बी ऑप्शन फूलों का उत्पादन, सी ऑप्शन आंधी का परागण, डी ऑप्शन जतुक द्वारा परागण। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन जतुक द्वारा परागण। जतु परागण से तात्पर्य है जतुक द्वारा परागण से है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह अत्यधिक घटित होता है। सैकड़ों उष्णकटिबंधीय प्रजातियों द्वारा परागण जतुकों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? नंबर 1 हाइपोकोटाइल, बी ऑप्शन है एम्ब्रियो, सी ऑप्शन एंडोस्पर्म, डी ऑप्शन है न्यूसेलस। उत्तर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग उत्तर बताएं। आपका बिल्कुल सही होगा एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अधिकतर पुष्पीय पौधों के बीजों में निषेचन के समय एक ऊतक का निर्माण होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब पुष्पीय पौधों के बीजों में निषेचन के समय एक ऊतक का निर्माण होता है अधिकतर, जिसे एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष कहते हैं। एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष के चारों ओर, ये ध्यान दीजिएगा, भ्रूण को चारों ओर से ढके रहता है, जिसे संग्रहित भोजन होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। भ्रूण पोष कहते हैं। और भ्रूण को चारों ओर से क्या रहता है? भ्रूण पोष ढके रहता है, जिसमें संग्रहित भोजन होता है जो बीज को पोषण प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है, अर्थात किस खाद्य से है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आप लोग समझिए, आगे क्वेश्चन मार्क समझिए। जीएम फूड से आशय उस खाद्य से है, किस खाद्य से है? नंबर 1 का ऑप्शन है जो आनुवंशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होता है, बी ऑप्शन जो आनुवंशिकता रूपांतरित है, सी ऑप्शन जो भौगोलिक अपरिवर्तन के अंतर्गत पैदा होता है, जिसमें अधिक ग्लूकोज उपापचय क्षमता है। ध्यान दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जो आनुवंशिकता रूपांतरित है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड का पूरा फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड।
जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जीएम फूड से आशय उस खाद्य से जो आनुवांशिकता रूपांतरित अर्थात ट्रांसजेनिक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसी कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। नंबर 1 ए ऑप्शन है सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कहते हैं, बी ऑप्शन गाल्गी का, सी ऑप्शन लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन है ग्लाइऑक्सिसोम। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें आप लोग बताइए, थोड़ा समय दे रहे हैं। आपका पहला ऑप्शन सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। जिनका पहला ऑप्शन सही है वो बधाई के पात्र हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए। नोट कीजिए प्रश्न, सर्कुलर डीएनए किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका में। और 70 अर्थात 70 राइबोसोम किस में पाए? 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? 70S राइबोसोम किस में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। किस प्रकार की कोशिकाओं का लक्षण है? प्रश्न इस तरीके से भी घुमा सकता है कि ऑप्शन में दे दिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत इसमें कौन आता है, तो जैसा कि इसमें प्रश्न पूछा गया है सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? नंबर 1 गाल्गी का, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन राइबोसोम, डी ऑप्शन लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। काफ़ी पुराना प्रश्न है, ये काफ़ी चर्चित प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर प्लांट कहा जाता है। ये क्वेश्चन 9th 10th का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर सकते हैं आप माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर व्याख्या आप लोग देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। कब किया था? 1866 ईस्वी में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। किस प्रकार की झिल्ली से? दोहरी झिल्ली से। इसको नोट कीजिएगा, कई बार पूछा है, दोहरी झिल्ली से। ब्राय झिल्ली किस प्रकार की होती है? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन और 1866 में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली किस प्रकार की होती है? दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। ब्राय झिल्ली किस प्रकार की होती? चिकनी होती है और भीतरी अंगुली नुमा संरचना बनाती है। ध्यान दीजिएगा, इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भरा होता है? मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीश्वसन के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए इसको कोशिका का सख्त गिरें, पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेसिकली इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? नंबर 1 गाल्गी का, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन राइबोसोम, डी ऑप्शन लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए सभी लोग। सभी लोग बताएं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें क्या होगा? पाचन थैली कहलाती, कौन सी क्या कहलाती है? तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, लाइसोसोम।
कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली डाइजेस्टिव बैग कहलाती है? तो लाइसोसोम। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी थोड़ा मैं बता देता हूँ यहाँ व्याख्या के रूप में। ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन रेने डी ड्यूवे ने 1955 में की थी तथा इन्हें इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 1974 में मिला था। जंतु कोशिका द्रव में पाया जाने वाला आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम कहते हैं। यह अंतःकोशिकीय तथा बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटक एंजाइम की थैलियाँ हैं जो बहुत सारे पदार्थों को अपघटित करती हैं। इसको कोशिका का आत्मघाती थैला और एटम बम भी कहा जाता है। इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, कोशिका का आत्मघाती थैला और एटम बम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ध्यान दीजिएगा, फास्फोलिपिड की, बी ऑप्शन है लिपोप्रोटीन की, सी ऑप्शन है फास्फोलिपोप्रोटीन की, डी ऑप्शन है फास्फोप्रोटीन की। नोट कीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 सभी लोग बताएं। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा फास्फोलिपोप्रोटीन की, फास्फोलिपोप्रोटीन की, सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? नंबर 1 अनावृत बीजी में, बी ऑप्शन ब्रायोफाइटा में, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटा में, डी ऑप्शन आवृत बीजी में। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? अनावृत बीजी में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा, आवृत बीजी में। चारों ऑप्शन मैंने बताया। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, आवृत बीजी में। आवृत, यहाँ ता होगा, इसके बीच में ता होगा, आवृत है बीजी में। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं आवृत बीजी में पाई जाती हैं। नोट कीजिएगा, प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई प्रश्न ये बराबर पूछे गए हैं। चालनी पट्टिका एक भाग है किसकी? एधा या कैम्बियन का, बी ऑप्शन दारू या जाइलम का, सी ऑप्शन बल्कुट कार्टेक्स का, बल्कुट या कार्टेक्स जिसे कहते हैं, और डी ऑप्शन है पोषवाह ब्रैकेट में फ्लोएम का। हिंदी भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश भी दोनों लिख दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ मैं बता देता हूँ। चालनी पट्टिका एक भाग है किसका? पोषवाह फ्लोएम का। डी ऑप्शन जिनका सही वो बधाई के पात्र हैं, पोषवाह फ्लोएम का। जानकारी के लिए मैं बता दूं, जाइलम की तरह फ्लोएम भी पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है। कैसा, किस प्रकार का ऊतक है? संवहन ऊतक है। यह संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। बंडल के अंदर, संवहन किसके अंदर? बंडल के। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं में होता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, कितनी प्रकार की कोशिकाओं में होता है इसका निर्माण? फ्लोएम का 4 प्रकार की कोशिकाओं में। चालनी नलिकाओं में, नोट कीजिए, बी ऑप्शन है, मतलब क्षमा चाहता हूँ, दूसरा इसमें है, पहला इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएँ पाई जाती हैं। पहला चालनी नलिकाएँ, बी ऑप्शन साह कोशिकाओं, और तीसरा है फ्लोएम मृदूतक, और चौथा है फ्लोएम तंत्र से मिलकर फ्लोएम तंत्र। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। पहला है चालनी नलिकाओं, बी ऑप्शन साह कोशिकाओं,
और तीसरा है फ्लोएम मृतदूतक और चौथा है फ्लोएम तंतु। अर्थात 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें होती हैं। किसमें फ्लोएम में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, आलू में अच्छियाँ मदद करती हैं। ध्यान दीजिएगा, आलू में अच्छियाँ मदद करती हैं, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा नंबर 1 ऑप्शन है यौन जनन में, बी ऑप्शन कायिक जनन में, सी ऑप्शन खाद्य सामग्री के भंडारण में, डी ऑप्शन कंद के सौंदर्य के लिए। ध्यान दीजिएगा, तो आप नोट कर सकते हैं कायिक जनन में, बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो आलू में अच्छियाँ या कायिक जनन में मदद करती हैं। अच्छियाँ या आइज, अच्छियाँ या, ध्यान दीजिएगा, आई या अच्छियाँ, दोनों इसी के लिए है। अच्छियाँ या कायिक, अच्छियाँ कायिक जनन में मदद करती है। ध्यान दीजिएगा, अच्छियाँ कायिक जनन में मदद करती है। अच्छियाँ के इंग्लिश होता क्या, आइज, कायिक जनन में। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, बहुअंडपी मल्टी कार्पेलरी बी युक्तांडपी एपोकार्पेस जायांगीयता जाइनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है। नंबर 1 ऑप्शन है गुच्छेदार, बी ऑप्शन है साधारण, सी ऑप्शन बहुखंडीय, डी ऑप्शन संयुक्त। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा गुच्छेदार। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, अतिवर्धन का अर्थ है किसी कोशिका के आकार में वृद्धि, बी ऑप्शन पेशी की अत्यधिक गतिशीलता, सी ऑप्शन है अतिलोलुपतापूर्ण खानपान, डी ऑप्शन कोशिकाओं की संख्या में। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिकाओं की संख्या में अपसमान वृद्धि। अतिवर्धन का अर्थ है क्या, तो डी ऑप्शन आपका सही है, कोशिकाओं की संख्या में अपसमान वृद्धि, अतिवर्धन। तो ध्यान दीजिएगा, एक ऊतक या किसी अंग में असामान्य कोशिकाओं की संख्या में अपसमान वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, अतिवर्धन किसे कहते हैं, एक ऊतक या किसी अंग में समान कोशिका की संख्या में अपसमान वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन एक ही पौधे के बहुत सारे बीज से, बी ऑप्शन है तने काटकर, सी ऑप्शन ऊतक संवर्धन तकनीक से, डी ऑप्शन है जल संवर्धन विधि से। क्वेश्चन नंबर 21, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ऊतक संवर्धन तकनीक से। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी संख्या में कम समय में एक जैसे पौधे ऊतक संवर्धन तकनीक अर्थात टिश्यू कल्चर टेक्निक, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इंग्लिश का है, टिश्यू कल्चर टेक्निक इसे कहते हैं, ऊतक संवर्धन तकनीक से उत्पन्न किए जा सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, डी फार्मा के जितने भी छात्र हैं, ग्रुप E1 E2 के छात्र, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है। नंबर 1 ऑप्शन है वनों तथा बागानों का संरक्षण, बी ऑप्शन उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार, सी ऑप्शन है पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, डी ऑप्शन वन्य जीवों का रक्षा, वन्य जीवों की रक्षा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान। ऊतक संवर्धन का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है, पशु ऊतक का कृत्रिम माध्यम से संवर्धन करने का विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, ऊतक संवर्धन पशु ऊतक तथा कृत्रिम माध्यम में संवर्धन करने का
क्या होता है, विज्ञान होता है। इस विधि में पौधों का विकास सिर्फ किया जाता है, पौधों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता कहलाता है, क्या कहलाता है? नंबर 1 स्कंद, बी ऑप्शन कलम, सी ऑप्शन है आपका वृंत, डी ऑप्शन है चूसक। क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान दीजिएगा। तो आपका बी ऑप्शन है कलम। जैसे गुलाब में हम लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। किसी पौधे की एक शाखा जिसे कलम कहा जाता है को किसी दूसरे पौधे में लगाया जाता है तो एक नया पौधा तैयार होता है। इस विधि को क्या कहते हैं, कलम विधि कहते हैं या कलम विधि द्वारा प्रजनन कहते हैं। जल संवर्धन क्या है? नंबर 1 तरल संवर्धन, मीडियम में पादप वृद्धि, बी ऑप्शन खनिज की कमी वाली मिट्टी में पौधा उगना या पादप वृद्धि, सी ऑप्शन मृदा संरक्षण, डी ऑप्शन प्रयोगशाला में पौधा उगाना पादप वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 24, तो ध्यान दीजिएगा ए ऑप्शन आपका सही होगा, तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि। तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। व्याख्या देख सकते हैं आप, बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की कला हाइड्रोपोनिक्स जल संवर्धन कहलाती है। इस तकनीक में मिट्टी में उपस्थित खनिज और तत्वों का विलयन बनाया जाता है। तरल विलयन को डालकर पौधे मिट्टी के बजाय केवल पानी, कंकड़ या बालू में उगाए जा सकते हैं। तरल विलयन को डालकर पौधे मिट्टी के बजाय केवल पानी, कंकड़ या बालू में उगाए जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रणांग के बीजाणुधानी, ध्यान दीजिएगा, प्रणांग के बीजाणुधानीधर पत्ते को क्या कहा जाता है? नंबर 1 तनुशल्क, बी ऑप्शन सोरस छद, सी ऑप्शन बीजाणुधानी पुंज, डी ऑप्शन बीजाणुपर्ण। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी बीजाणुपर्ण। ध्यान दीजिएगा, बीजाणुपर्ण। प्रणांग के बीजाणुनिधार पत्ते को बीजाणुपर्ण कहा जाता है। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? ए ऑप्शन लहसुन, बी ऑप्शन हल्दी, सी ऑप्शन सूरजमुखी, डी ऑप्शन गुलाब। तो ध्यान दीजिएगा, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, हल्दी। किससे पृथक किया जाता है? आपका बी ऑप्शन सही होगा, हल्दी से। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। करक्यूमिक हल्दी से पृथक किया जाता है। हल्दी में विरोधी भड़काओं या विरोधी करक्यूमिक विरोधी एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। किसमें? हल्दी में। नेक्स्ट, कैक्टस का उल्लेख किस रूप में किया जाता है? नंबर 1 जलोद्भिद, बी ऑप्शन है समोद्भिद, सी ऑप्शन है मरुद्भिद और डी ऑप्शन है अधिपादप। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, सी ऑप्शन आपका सही होगा, मरुद्भिद। कैक्टस जो मरुस्थलों में पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मरुद्भिद, यहाँ पर व्याख्या मैं कर देता हूँ। मरुद्भिद सूखी, शुष्क और रेगिस्तान वास स्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं। जलोद्भिद में जल में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं और समोद्भिद में बहुत कम नमी में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत कम नमी में अनुकूलित रहने वाले पौधे होते हैं। अधिपादप वह पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, परजीवी नहीं होते हैं, अधिपादप कहलाते हैं या कहते हैं। ऐसे पौधों क्या कहते हैं? अधिपादप कहते हैं। वह पौधे जो दूसरे पौधों पर उगते हैं, परजीवी नहीं होते हैं।
अधिपादप कहलाते हैं। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? नंबर 1 तना का, दूसरा अन्न पर्ण का, सी ऑप्शन पत्ते का, डी ऑप्शन कलियों का। ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा इसमें सी ऑप्शन पत्ते का। कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का। कैक्टस में सूल जो है पत्तों का रूपांतरण है। ये सूल रेगिस्तान में कैक्टस में बहुत कम पानी को वाष्पीकृत करते हैं। नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, किसमें युग्म कोभिद को, ध्यान दीजिएगा, किसमें युग्म कोभिद को प्रोथाइलस कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रोथाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोथाइलस कहते हैं। नंबर 1 टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, और सी ऑप्शन है स्पर्मेटोफाइटा, डी ऑप्शन थाइलोफाइटा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका ए ऑप्शन है सही है, टेरिडोफाइटा। ध्यान दीजिएगा, टेरिडोफाइटा, ये ऑप्शन आपका सही है। टेरिडोफाइटा में युग्मोकोविद को प्रोथाइलमस कहते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन है लिनालस, बी ऑप्शन बेंथम और हुकर, सी ऑप्शन एंगलर और प्रांटले, डी ऑप्शन है हचिनसन। क्वेश्चन नंबर 30। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन बेंथम और हुकर। जेनेरा प्लांटेरियम का लेखक कौन है? बेंथम और हुकर। जेनेरा प्लांटेरियम जेनेटिक्स से संबंधित बेंथम और एवं हुकर द्वारा लिखित पुस्तक है। प्रश्न ये भी इस तरीके से भी कभी आ सकता है, थोड़ा सा अंदरूनी प्रश्न है इस तरीके के प्रश्न। ये जो है क्वेश्चन नंबर 30, इस तरीके का प्रश्न बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यह है कि कभी कभार पूछ लेता है। तो जेनेरा प्लांटेरियम जेनेटिक्स से संबंधित किस प्रकार, मान लीजिए पूछ लिया जेनेरा प्लांटेरियम पुस्तक किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है? जेनेटिक्स से संबंधित है, और इसके लेखक हैं बेंथम एवं हुकर। तो टॉप 30 क्वेश्चन आप लोगों ने देखा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, काफ़ी कोशिका और अनुवांशिकता से बहुत अच्छी ये वीडियो है। इसको कम से कम 5 ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। जितने भी लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनसे जुड़िएगा। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी को ज्वाइन कीजिएगा। यही आपका थैंक यू होगा। साथ ही साथ आप लोग से निवेदन है, आप लोग जानकारी के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में या फेसबुक या ट्विटर किसी भी सोसाइटी पे संपर्क करके, नंबर भी दिया गया है, नंबर पे आप संपर्क करके मैसेज करके आप लोग संपर्क कर सकते हैं कि सर मुझे पेड वीडियो पेड PDF चाहिए। पेड PDF आप लोगों को मिलेगा, और जिसका शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। छूट है, 50 रुपये का दिया जाता है आमतौर पे, लेकिन इस बार जो है छूट दिया गया है। मात्र 20 रुपये में आप लोग पा सकते हैं डी फार्मा के जितने भी छात्र हैं ग्रुप E1 के। तो ध्यान दीजिएगा, PDF प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है, जितने लोग चाहते हैं उनको मिलेगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आप सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। चैनल में दूसरा भी चैनल है, आप लोग देख सकते हैं, धर्म स्टडी फैमिली, उससे भी थोड़ा सा आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है जल्द ही। वो आपके एक्स्ट्रा जानकारी से संबंधित होगा, तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उस भी चैनल को। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, थैंक यू।